तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जो कल की क्लास का पेंडिंग पार्ट था AMGM इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तुम अभी कंटिन्यू करोगे वहाँ पे कोचिंग तो देखना काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये AMGM इनइक्वालिटी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और ये सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यूज़ होता है कई बार कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये इनइक्वालिटी क्या कहता है हमें कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी दो वैल्यूज हैं। अब ये दो वैल्यूज नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, फंक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर तुम्हारे पास दो वैल्यूज हैं तो हमेशा याद रखना कि इनका अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a+b/2 और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है √ab। अब तुम बोलोगे सर आपने कल तो कुछ और बताया था, अभी आप कुछ और ही बोल रहे थे। देखो समझो इसको अच्छे से। मान लो मुझे दो नंबर्स उसने दे दिया और बोला कि इनके बीच में मुझे सिर्फ एक ही नंबर ऐसा डालना है जिससे कि ये एपी में कन्वर्ट हो जाए। तो उस एक नंबर को हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 8। अब मैं तुमको बोलूंगा कि इनके बीच में एक ऐसा नंबर डालो जिससे कि ये तीनों नंबर्स एपी में कन्वर्ट हो जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा? तो इतना सोच क्यों रहा है? देख, एक नंबर है 2, एक नंबर है 8। मैं बोल रहा हूँ इनके बीच में एक ऐसा नंबर डाल दो जिससे कि 10 डाल देगा इसके बीच में, एपी बनेगा 10 डालने के बाद। अरे उसी के लिए तो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है तुझे मैंने। हाँ, 5 हो जाएगा। अब जरा सोच के देखो, क्या 2, 5 और 8 एपी कंस्टिट्यूट कर रहे हैं? कॉटेड कॉमन डिफरेंस कितने का है? हाँ। अब उसी तरह से यही दो नंबर फिर से लेता हूं मैं 2 और 8 और बोलूंगा इसके अंदर एक ऐसा नंबर डालो जिससे कि ये जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस इकलौते वैल्यू को हम लोग जीएम बोलेंगे। अब वो फिर से सोचने बैठ जाओगे, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस फॉर्मूला को यूज कर लो। 4 हो जाएगा। अब सोचो क्या 2, 4, 8 तुम्हारा जीएम है, जीपी में है 2, 4, 8। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? 2। तो ये एएम जीएम, हाँ ये एएम जीएम का डेफिनेशन हुआ। मैंने यहाँ पे इनके बीच में एक रिलेशन देना है, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, जिसको मैंने नाम दिया है एएम जीएम इनइक्वालिटी। तो हमेशा याद रखना एएम की वैल्यू जीएम से हमेशा या तो बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। या फिर इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि a+b/2 इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √ab। अब तुम बोलोगे सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि एएम जीएम से बड़ा होगा, क्योंकि 5 आया था, 4 आया था, तो 5 इज ग्रेटर देन 4। लेकिन आप इक्वल्स टू का साइन भी लगा रहे हो, तो ये किस लिए लगा रहे हो? ये क्वेश्चन सब तेरी तरफ से आना चाहिए था, मैं अपने आप ही बना के पूछ देता हूँ। तो ये इसलिए लगाया है क्योंकि मान लो अगर तुमने दोनों नंबर सेम ले लिए 2 और 2, अब मैं बोलूंगा कि इनका एएम क्या होगा, तो ही आएगा। और फिर यही चीज को जब तुम जीएम के लिए देखोगे, अब मान लो फिर से ए लिखा 2, बी लिखा 2 और मैं बोल रहा हूं कि इनके बीच में एक जीएम डालो, तो फिर 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये कब होगा कि इक्वल हो जाए? जब a इज इक्वल्स टू बी। अगर तुम्हारा a इक्वल्स टू बी है तो हमेशा am और gm आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर a ग्रेटर देन b है तो am हमेशा gm से बड़ा होगा। या ग्रेटर देन ना बोल के यहाँ पे बोल दो कि इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर a और b दोनों वैल्यूज जो तुमने लिए हैं वो नॉट इक्वल है तो हमेशा उनका am gm से बड़ा होगा। इक्वल है तो am इक्वल्स टू gm होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें ये रिलेशन मिला है। ये कितना समझ में आया? क्योंकि इसके ऊपर में एक क्वेश्चन है। हाँ समझ में आ गया ना, हमेशा याद रखना। और एचएम अभी तुम्हारे बुक में नहीं है, लेकिन जब तुम एचएम पढ़ोगे तो एचएम के बारे में क्या रिलेशन होता है कि सबसे बड़ा एएम होगा, उसके बाद जीएम होगा और सबसे लास्ट में एचएम होगा। एचएम सबसे छोटा होता है। दैट मीन्स इसी इनइक्वालिटी को अगर कंटिन्यू कर लें तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एंड जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। और एच निकालने का फॉर्मूला दो वैल्यूज के लिए होता है 2ab/a+b। ये याद रखना, ये तीनों फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने चल रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो इसको ध्यान में रख के जो तुम्हारा एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन छोटा हुआ है उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के अंदर एंटर कर देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एएम एंड जीएम ऑफ टू नंबर्स 10 एंड 8, नहीं एएम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर 10 एंड 8। मतलब उसने तुमको बता दिया है कि दो नंबर्स है ए एंड बी, उनका एएम है 10 और जीएम है 8। बताओ ए और बी क्या होंगे? कैसे करोगे बताओ, या करके बताओ। मैंने तुमको एएम का फॉर्मूला भी दे दिया, जीएम का फॉर्मूला भी दे दिया। अब क्वेश्चन चाह रहा है कि अगर हमारे पास
AM और GM पहले से दिए हुए हैं, तो क्या हम लोग उन दो नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनके लिए ये AM और GM दिए हुए हैं? कर सकते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, बस एक बार कर इस क्वेश्चन को करके बता, इस क्वेश्चन को करके बता कितना आ रहा है विदाउट रेफरिंग हियर एंड देयर। करो इसको एक बार। कितना टाइम लगा दिया? तूने आधा क्वेश्चन तो उसी समय बता दिया था। हाँ, ओके एक बार करें। a+b/2 को तूने 10 बोला था, तो यहाँ से a+b की वैल्यू आ गई 20। GM का फॉर्मूला होता है √ab, तो √ab की वैल्यू अगर 8 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ab विल बी 64। अब तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि ऐसे कौन से दो वैल्यूज हैं जिनका सम हो जाएगा 20 और प्रोडक्ट हो जाएगा 64। तो आई थिंक तुम्हें आंसर मिल गया है 16 एंड 4। बट अगर मान लो इसको सॉल्व करके दिखाना पड़े, एक तो वाकई हमने सोच के लिख दिया, कोई मार्क्स तो नहीं काटेगा, लेकिन कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो इसको करोगे कैसे? क्या लगता है कैसे करना चाहिए? ऐसे तो हम लोग को बोला गया सोच सके तो बहुत बढ़िया है, सोच के कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी करना पड़ जाए या कभी कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो उस केस में क्या करना है, ध्यान से देखो। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे मैं बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ 64/a, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देगा a प्लस 64/a इज इक्वल्स टू 20, a² माइनस 20a प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो इससे सॉल्व करके ही फिर वही बात हो जाएगी, 16 और 4 वो दोनों वैल्यूज होंगे, तो एक बार मिल गया a मिल गया 16 तो b हो जाएगा 4, और अगर a 4 आया तो b हो जाएगा 16। मतलब अल्टीमेटली जो दोनों नंबर्स हैं वो 16 एंड 4 है। ये आ गया समझ में? क्योंकि जब सॉल्व कर रहे हैं ना बुक में उसने दोनों काम किया हुआ है, उसने ये दिखाया है कि इसको सॉल्व करने के बाद a के दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक 16 और एक 4। तो अगर मैंने a को 16 रख दिया तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद b की वैल्यू हो जाएगी 4, और अगर मैंने a को 4 इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो b की वैल्यू हो जाएगी 16। तो दोनों पॉसिबल आंसर सर दिया। आया कुछ समझ में क्या बोला मैंने? हाँ, चल फिर एक एक करके, अब जैसे जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे एग्जाम्पल के, काफी क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं देख रहा था ये सेकंड एक्सरसाइज है, टोटल 32 क्वेश्चंस हैं अब थ्योरी तो, और फिर सीधा मिसलेनियस में 18 क्वेश्चन है। 32 प्लस 18 मतलब 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मतलब अगर तुम हर क्लास में, हम लोग अनुमान कितना कर लेते हैं, खुशी खुशी, मतलब एक तो आगे फोर्सफुली कर रहे हैं, तो फोर्सफुली कर रहे हैं तो थोड़ा 10 के आसपास टच हो जाता है क्वेश्चन। अगर मजाक मजाक में कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, तो आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चन तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1-2 वीक के अंदर में, 2-3 क्लास के अंदर में ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कितने कर पाते हैं खुशी खुशी। जब दुख दुख होने लगे तो बता देना मुझे। तो पहला क्वेश्चन कल के उस क्वेश्चन की तरह है जो हमने सबसे पहले किया था। तुम्हें कुछ वैल्यूज दे रखे हैं 5/2, 5/4, 5/8, और ये कंटिन्यू हो रहा है। सारी जाहिर सी बात है कि जीपी होगा। उसने तुमसे दो चीजें निकालने के लिए बोला है, एक इसका 20th टर्म और एक इसका nth टर्म। क्या ये क्वेश्चन तू करेगा खुद या मुझे बोलना पड़ेगा? करेगा? हाँ, जल्दी जल्दी करते चले जा, ठीक है। कर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, फिर चेक करेंगे। मैं करूंगा, अल्टीमेटली मैं करूंगा इस क्वेश्चन को, बट तू पहले खुद से ट्राई कर, आंसर बता फिर करेंगे। हाँ, 5/2, 5/4, 5/8 इस तरह से चल रहा है, थोड़ा सा धुंधला हो गया है, यहाँ लिख देते हैं 5/2।
नहीं, 2 की पावर 20 सॉल्व मत करना कभी। 2 की पावर 10 या 12 तक वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम उसको सॉल्व करके बताओ। 2 की पावर 20 तक वो तुमको नहीं चाह रहा है। मुझे याद है 2 की पावर 16 तक 65536 होता है, उसके आगे मुझे भी मैंने किया नहीं, मतलब क्या करूंगा, कभी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो क्या आंसर आया बताओ, 20th टर्म के लिए क्या आंसर? 5 अपॉन में 2 की पावर 20, ओके। और nth टर्म का? हाँ ठीक है, फिर मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेता हूं मैं बस। ए है हमारा, सबसे पहले सब डिफाइन करना होता है। ए 5/2 है, आर हम लोग यहाँ से एक बार निकाल लेते हैं। 5/4 डिवाइडेड बाई 5/2, दैट मीन्स 5/4 इंटू 2/5, सब कुछ काट कूट के ही आएगा 1/2। मतलब यहाँ पे 20th टर्म हो गया ए आर के पावर में n-1, ए के जगह लिखा 5/2, आर के जगह लिखा 1/2, पावर में 20-1, मतलब टोटल हो गया 5/2, 1/2 के पावर में 19। 1 के पावर में 19 1 होता है, 5 को रहने देंगे, और 2 की पावर में 19 और 1 2 की पावर 20, ठीक है ये आंसर। nth टर्म में कुछ करना ही नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे 5/2, 1/2 के पावर में n-1। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 वैसे ही रहेगा, 1 के पावर में कुछ भी है तो चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दोनों पावर ऐड होंगे, 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन है। सेकेंड क्वेश्चन है, तुम्हें एक जीपी का 12th टर्म फाइंड करना है। 12th टर्म यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। और 8th टर्म तुमको दे रखा है 192 के इक्वल, और कॉमन रेशियो मतलब आर की वैल्यू दे रखी है 2। जल्दी से करो। इस तरह के क्वेश्चन हमने कल कर रखे हैं एग्जांपल में, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी करते चले जाओ। हम्म 3072 तुम्हारा आंसर आ रहा है। अभी चेक करके देख लेते हैं ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले 8th टर्म को हम लोग लिखेंगे, ए आर के पावर में 7 इज इक्वल्स टू 192, इसमें आर की वैल्यू डाल दी जाएगी। अब 2 की पावर 7 तो हमने कल निकाला था, और अगर नहीं निकाला था तो एक बार निकाल के देख लेना, ये 128 होता है। अब हाँ, तो ये हो जाएगा 192/128। अगर तुम इसको 64 के टेबल में काट लोगे तो ये डायरेक्ट तुमको वैल्यू देगा 3/2। 2 से काटते जाओगे तब भी आ जाएगा। तो ए मिल गया 3/2, आर हमारे पास पहले से ही है, तो अगर मैं 12th टर्म निकालूंगा तो ए आर के पावर में 11। ए कितना था हमारा 3/2, और आर था 2 के पावर में 11, तो ये 3 ये इसको काट देगा, 3 इंटू 2 की पावर 10 हो जाएगा। 3 की 2 की पावर 10 तो हमने कल निकाला हुआ है 1024, तो यस तुम्हारा आंसर सही है 3072। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में नहीं किया था, बट अगर तुम्हारे कंसेप्ट सही है तो तुम आराम से कर लोगे। इसमें तुम्हें वो कह रहा है कि 5th टर्म P है, 8th टर्म Q है, और 11th टर्म S है, और हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में, टू प्रूव Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS। दिस इज गिवन, दिस इज टू बी डन। क्या ये क्वेश्चन होगा तुमसे, या मैं बताऊं कुछ, या हो जाएगा? मुझे लगता हो जाना चाहिए। तो हमें चेक करना है कि क्या 8, हाँ देखो सबके फॉर्मूला लिख लो पहले। जैसे 5th टर्म को हम लोग लिखेंगे ए आर के पावर में 4, दैट इज इक्वल्स टू पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 8th टर्म मतलब ए आर के पावर में 7, दैट इज गिवन इक्वल्स टू क्यू। और 11th टर्म मतलब ए आर के पावर में 10, दैट इज इक्वल्स टू एस। तो हमें क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में
क्यू स्क्वायर है। तो जब हम लोग इसको प्रूफ करने जाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे LHS क्यू स्क्वायर। तो क्यू की जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो, दैट मीन्स ए आर के पावर में 7 का स्क्वायर। अब बताओ ये क्या वैल्यू देगा हम लोग को? अरे बोलो। हम्म हम्म हाँ, ए स्क्वायर ये आर है भाई, आर के पावर में 7 है और उसके पावर में 2 है, कितना होगा क्या? हाँ 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 14। तो अगर मेरा RHS भी इतना आ जाता है तो मेरा प्रूफ यहीं खत्म हो जाएगा। तो RHS में क्या है मेरे पास? P की वैल्यू है ए आर के पावर में 4 और S की वैल्यू है ए आर के पावर में 10। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यही आ रहा है? देखो आ रहा है, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, आर की पावर 4 इंटू 10, दोनों पावर 14 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इजी है। चलो नेक्स्ट अपने आप करना, ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी। वो कह रहा है कि एक जीपी है जिसका फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ऐसा ना लिख के इसको एक और तरीके से भी मैं लिख सकता था, सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। मतलब जो भी तुम्हारा फोर्थ टर्म है जीपी का वो सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर है, और उसने तुमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है -3, और वो चाहता है कि तुम उसको सेवेंथ टर्म बताओ। अब ये तो हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ करो इसको। -2187। पहले तो मैं ये आंसर यहाँ साइड में लिख देता हूँ। अब बताओ इसमें तुमने किया क्या? जैसे फोर्थ टर्म दिया हुआ था, फोर्थ टर्म क्या होता है? यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। बोलो फोर्थ टर्म क्या होता है? अरे फोर्थ टर्म क्या होता है जीपी का? हाँ, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। सेकेंड टर्म क्या होता है? ए आर ओनली, इसका होल स्क्वायर। तो पहले यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे? एक ए काट दोगे तो यहाँ पे एक ए बच जाएगा, आर काट दोगे यहाँ पे एक आर बच जाएगा। तो मुझे ये दिख गया है कि जो मेरी ए की वैल्यू है वही आर की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं अगर ए की वैल्यू डाल दूं तो मुझे आर की जो वैल्यू मिलेगी ए की वैल्यू के इक्वल मिल जाएगी। तो आर भी हो गया मेरा -3, और ए तो पहले ही -3 दिया था। तो सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर के पावर में 6, तो -3 और फिर -3 के पावर में 6। अच्छा -3 के पावर में 6 तो प्लस हो जाएगा, ये 729 होता है, इनटू इसका माइनस रहेगा। ठीक है, तुम्हारा आंसर माइनस का 2187। तो कर तो पा रहा है ना क्वेश्चन? दिक्कत तो नहीं हो रही? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट्स के साथ आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, बट आई थिंक ये तीनों पार्ट्स तुम आराम से कर लोगे। तो ऐसा करते हैं, तीनों ना करके इसमें से 2 पार्ट्स कर लो। एक बी है एक सी है, ए बाद में देख लेना। बी पार्ट, सी पार्ट, ए पार्ट, तीनों का कॉमन हेडिंग है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज। सर हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, मतलब वो जीपी दे रहा होगा, 3 टर्म्स देगा और फिर एक पीछे का टर्म पूछ देगा कि ये किस नंबर पे आएगा। तो ये वाला करके बताओ। इसमें दे रखा है √3, 3, 3√3, ये इस तरह से मूव कर रहा है। वो पूछ रहा है कि 729 कब आएगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 729। और सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/3, 1/9,
1/27। अब ये सीरीज चल रही है और वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ 1/19683 ये किस नंबर पे आएगा। हो जाएगा दोनों क्वेश्चन, मैंने तीनों इसलिए नहीं बोला, फर्स्ट वाला काफी इजी है, सेकंड और थर्ड करते चले जाओ इसको। यस, कहाँ रह गया, हो जाना चाहिए तब तक। इसका आंसर तो कह रही है 12 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये 9 आ रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है, तुमने कैसा आंसर दे दिया, लेट्स चेक, सही भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया a, दैट इज √3। कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, 3/√3 मतलब इसको √3 लिख लेते हैं। अब हमें बताना है कि 729 किस वैल्यू पे आएगा। तो सपोज कर लेते हैं ये मेरा nth टर्म है, इसको इक्वल कर दिया 729 के साथ। a की वैल्यू डाल दी √3, r की वैल्यू डाल दी √3 के पावर में n-1। 729 3 के पावर 6 में आता है, तो मैं सीधा 3 की पावर 6 लिख रहा हूँ। अब आती है बात यहाँ पे, तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में n-1 है, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों पावर्स हो जाएंगे ऐड। अगर दोनों पावर को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा √3 के पावर में n। अब √3 के पावर में n को अगर मैं 3 की पावर 6 के इक्वल कर रहा हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही रूट हटाऊंगा, रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये हो जाएगा n/2 और ये 3 की पावर 6, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, n/2 को 6 के इक्वल करेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 12। तू कैसे कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं, तूने कैसे किया था बता। ये तो मैंने किया, ऐसे ही किया था, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसी को इस तरह से करते हैं। अब इसमें a है 1/3, r हो जाएगा तुम्हारा 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3, दैट मीन्स 1/9 इंटू 3/1, काट के बना r इक्वल्स टू 1/3, मतलब इसका a और r दोनों सेम है। अब a r के पावर में n-1 की वैल्यू दे रखी है 1/9683, हमें फाइंड करना है n। तो यहाँ पे 1/3, सेम प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे 1/3 के पावर में n-1। अब हमें ये सोचना है कि ये किस पावर में आता है, तो 3। अब देखो अगर नहीं मालूम है तो इसको हमें साइड में सॉल्व करना पड़ेगा। 19683 लिख दिया, 3 से डिवाइड करते हैं, 6 5 6 1, हाँ ये नंबर तो देखा देखा सा लग रहा है, ये हो जाएगा 2 1 8 7, फिर 3 से काटेंगे तो 729, 729 हमने जस्ट अभी बोला था 6 होता है, तो 7 8 9, तो ठीक है आंसर आ गया। इसको हम लोग 1/3 के पावर में 9 कर लेते हैं, पावर यहाँ से ऐड करोगे तो फाइनली आ जाएगा 1/3 के पावर में n इज इक्वल्स टू 1/3 के पावर में 9, दोनों को काटा, n की वैल्यू 9। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब 6th क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। उसने तुमको बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, मतलब हो सकता है x की एक से ज्यादा वैल्यूज आ जाए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x -2/7 कॉमा x कॉमा -7/2, ये तीनों वैल्यूज अगर जीपी में हैं, उसने बोला है कि जीपी में हैं, तो x की क्या वैल्यू होगी।
बोलो इसको कैसे करोगे, मुझे बताओ क्या करने पे। हाँ बताओ, जीपी का कल मैंने कंडीशन दिया था ना, 3 वैल्यूज हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो था वो याद करो, मैंने क्या समझाया था कि अगर 3 वैल्यूज हैं ए बी सी जीपी में, तो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। बोला था या नहीं बोला था? हाँ तो भूल रहा है। तो ये है तेरा सपोज ए, ये सेकंड वाला है बी और ये थर्ड वाला है सी। तो इसमें अगर मैं ये कंसेप्ट लगाता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू माइनस का 7/2। सबसे पहले माइनस माइनस हटा दो, फिर 2 से 2 हटा दो, फिर 7 से 7 हटा दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। अब वो चाहता है कि तुम जब √1 लिखो तो इसको जब बाहर निकालो तो +-1 करके निकालो। दैट्स वाई उसने बोला है व्हाट आर द 1 और -1 दोनों होगा। अब एक बार चेक भी कर सकते हैं। सपोज कर लो -2/7 1 लिखा मैंने -7/2, इसको चेक करोगे तो ये जीपी में आएगा। और अगर -2/7 लिख के -1 लिख के -7/2 लिखोगे तब भी तुम्हारा कॉमन रेशियो सेम आएगा, दोनों ही जीपी के लिए वैलिड है। आया? अच्छा 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो अब इसमें से कर ही लेते हैं, सारे ही कर लेते हैं, यही हमारा लास्ट रहेगा। 10 तक आज कंप्लीट कर लेते हैं। सबका कॉमन हेडिंग है फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जहां तक वो बोला है वहां तक का सम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें एसएन का फॉर्मूला तो लगाना है, बट हमेशा याद रखना कि एसएन का फॉर्मूला लगाते समय तुम्हारा कॉमन रेशियो तुम्हें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो तुम्हें पता है वो फॉर्मूला लेस देन 1 होने पे उसका उल्टा हो जाता है। तो पहले तो ये देख के बताओ, पहला है तुम्हारा 7th क्वेश्चन 0.15, 0.015, 0.0015 और ये कंटिन्यू हो रहा है, और तुम्हें बताना है सम अप टू 20 टर्म्स क्या होगा। करोगे इस क्वेश्चन को? हाँ, ये नीचे के 4 छोटे छोटे क्वेश्चन सब है, इनको करते हुए चले जाओ और बताते हुए चले जाओ। हाँ 0.1 आएगा, मतलब 0.1 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? हाँ बस, तो 0.1 ना लिख के तो उसको 1/10 कर देगी तो भी शायद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, बाकी वो तुम देख लो कैसे कर रहे हो। हम्म, चलो अभी करके देखते हैं। सबसे पहले तो ए है मेरा 0.15, आर तूने मुझे बता दिया था 0.1, तो मैं ले लेता हूँ आर को 0.1, बट इतना याद रखेंगे कि आर लेस देन 1 है। अच्छा, पॉइंट वाला मुझे पसंद नहीं आता है तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ फ्रैक्शन में, 15/100, और इसको लिख लेते हैं 1/10। आर लेस देन 1 है तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा ए इंटू 1 - आर के पावर में एन अपॉन 1 - आर। तो ए की वैल्यू पहले डाल देते हैं 15/100, ब्रैकेट के अंदर में 1 - 1/10 के पावर में 20, और नीचे आ जाएगा 1 - 1/10। थोड़ा सा जो सॉल्व होगा, इसको तो कुछ खास कर नहीं सकते तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे। हो सकता है आंसर में भी उसने कुछ ऐसे ही छोड़ा हो, बट ये वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है। तो 15/100 ये माइनस करके 9/10 आएगा, तो ऊपर ले जाते समय इसको 10/9 कर लो। अब एक जीरो काट लो यहाँ से, और थोड़ा सा और काट लेते हैं 5 3, और अच्छा ये भी कट जाएगा, तो 1/6 आ रहा है। 1/6 1 माइनस, अब पीछे चेक करने पे ये हो सकता है 0.1 लिखा हुआ मिले, वो कोई मैटर नहीं करता है। इन बोथ द केसेस आंसर इज करेक्ट। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने तुमको कोई टर्म नहीं बताया, उसने सीधा बोला है nth टर्म तक फाइंड करना है। सीरीज इज √7, रूट का 21, 3√7, और तुमको सम फाइंड करना है अप टू n टर्म्स। अब इसमें पहले देख के बताओ कि इसका जो कॉमन रेशियो है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। पहले इतना बता दो, उसके बाद स्टार्ट करना। कॉमन रेशियो निकालने के लिए √21 अपॉन √7 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, ये बताओ खाली।
कैसे बे, कैसे तू मार खाएगा क्या? √21 को तू √7 से डिवाइड कर रहा है क्योंकि √3 आ रहा है ना। हाँ, √3 आ जाएगा। √3 इज 1.732, तो आर से बड़ा, वन से बड़ा हुआ ना ये। चल कर, फिर तो गलत कर देगा नहीं तो। अजीब क्या आएगा बे, तूने बता तो दिया। ए है √7, आर है √3, बस अब एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूले में एन तो बताया ही नहीं उसने। हमें ये पता है कि आर ग्रेटर देन 1 है, दैट्स व्हाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। ए के जगह √7, ये हो गया √3 के पावर में n-1 और यहाँ पे √3-1। आंसर में वो ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या करेगा, इसको तो वो छेड़ेगा नहीं, इसको तो वो कुछ नहीं करने वाला, इसको तो मैं वैसे ही साइड कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। √3 के पावर में n-1, इसमें वो हो सकता है रैशनलाइज करे, ये आई एम नॉट श्योर उसने किया होगा कि नहीं। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ √3+1। तो अब तुम्हारा जो नीचे वाला पार्ट है वो तो 2 हो जाएगा, बिकॉज a-b इंटू a+b। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो है √7 इंटू √3+1 अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर में √3 के पावर में n-1। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। इतना भी उसने किया होगा कि नहीं आंसर में, लेट मी चेक वंस। आंसर देख नहीं रहा क्योंकि ये सब क्वेश्चन के क्या आंसर देखना होता है। 8.2 एक बार चेक कर लें इसका आंसर क्या दिया उसने, किस जगह छोड़ा है ये देखना है। 8.2 ओके, उसने एग्जैक्टली यही छोड़ा है जहां पे मैंने छोड़ा। बस उसने एक छोटा सा काम किया है, √3 के पावर में n को उसने लिख दिया है 3 के पावर में n/2। क्या लिख सकते हैं ऐसा बताओ? हाँ बस, तो बस हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें तुम्हें पहला टर्म दिया हुआ है 1, अगला दिया है -a, उसका अगला दिया है a², फिर दिया है -a³ और इसका तुम्हें सम निकालना है अप टू n टर्म्स। क्वेश्चन में एक और कंडीशन अटैच है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, ये उसने साइड में दे रखा है। चलो करो जल्दी से। कॉमन रेशियो कितना आया तेरा पहले बता, कहाँ भाग गया? कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? -a। अभी ये कैसे पता चलेगा कि ये -a जो है ये r से बड़ा है, 1 से बड़ा है या छोटा है? क्योंकि ये डिपेंडेंट है। हाँ, -1 के इक्वल नहीं तो किसी के इक्वल भी तो हो सकता है। -1 के इक्वल नहीं, उसने ये तो नहीं बोला है कि -1 या उससे छोटी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं, उसने बोला सिर्फ -1 के इक्वल नहीं। अब मान लो मैं a को -2 के या 2 के इक्वल कर दूं, तो इन बोथ द केसेस योर वैल्यू ऑफ दैट कॉमन रेशियो विल चेंज, क्योंकि तुमने ये तो पता कर लिया कि a 1 है, कॉमन रेशियो तुम्हारा -a है। बट सपोज कर लो मैंने a को दे दिया एक पॉजिटिव वैल्यू, तब तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैंने a को दे दिया एक नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों ही आंसर्स अलग अलग आएंगे, क्योंकि अगर हमें नेगेटिव मिल गया तो ये हो गया r लेस देन 1 और अगर पॉजिटिव मिल गया तो ये बन जाएगा r ग्रेटर देन 1। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी है कि उसने ये नहीं बताया कि a किस कैटेगरी ऑफ नंबर्स को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर या फिर रैशनल नंबर। क्योंकि मान लो मैंने एक जगह रैशनल नंबर डाल दिया, 1/2 डाल दिया, तो फिर वो -1/2 हो जाएगा। हाँ चलो, उस केस में वो लेस देन 1 ही रहेगा। और अगर मैंने प्लस में डाला या माइनस में डाला तब भी वो 1/2 ही आएगा, अगेन लेस देन 1। तो अभी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्योंकि उसने ये बताया नहीं है, तो हम लोग दोनों आंसर निकाल लेंगे। एक में आ जाएगा Sn इज इक्वल्स टू a r के पावर में n-1 अपॉन r-1। इसके हिसाब से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 तो छोड़ो, लिखो ये क्या, ये बन जाएगा -a के पावर में n-1 अपॉन -a-1। और अगर दूसरा वाला केस ले लें
तो 1 माइनस आर के पावर में n अपॉन 1 माइनस आर, अगेन सेम थिंग a के पावर में n अपॉन 1 माइनस। अब यहाँ पे हम लोग को ये मान के चलना है कि हमने अलग अलग सिचुएशन के लिए आंसर निकाला है, क्योंकि हमें आर ये नहीं पता कि ए कहाँ है। ए के बारे में उसने कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, खाली उसने बोला है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। ये बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या बोला लास्ट में? ये जो चीज मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है। तो एक बार वेट करना, मैडम क्या बताती है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होगा कि ए हमें पता ही नहीं है, सिर्फ इतना बोलने से कुछ नहीं होगा कि वो नॉट इक्वल्स टू -1 है। कुछ भी हो सकता है, फिर तो -2 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर -2 होगा तो ये आर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर 2 होगा तो ये आर नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में मैंने दोनों ही आंसर लिख दिया। अच्छा, अब ये आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें दे रखा है x³ x की पावर 5 x की पावर 7 और ये जा रहा है अप टू n टर्म्स, और तुम्हें बताना है सम अप टू n टर्म्स। अच्छा, इसमें भी कुछ एक लिखा हुआ है साइड में कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू +-1। इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है वैसे। हाँ बोलो, अब इसमें क्या करोगे पहले बताओ। a क्या है, बोलते चले जाओ। हाँ, और r क्या आएगा अपना, x की पावर 5 अपॉन x, तो इसको काट के अब क्या बना, x²। हाँ, तो इसका मतलब इस बार मैं ये जनरलाइज कर सकता हूं कि मेरा जो भी आ रहा है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही एक चीज तो मना कर दी है कि 1 और -1 के इक्वल तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है तुमको 2 लो, -2 लो, 3 लो, -3 लो, इन ऑल द केसेस r इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x² हमेशा वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाएगा ही। मतलब r तुम्हारा इस केस में ग्रेटर देन 1 है। ये बात समझ में आई? तो फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड विथ r के पावर में n-1 अपॉन r-1। a की जगह लिख दिया x³, कॉमन रेशियो x² का आया था तो ये 2n हो जाएगा, और नीचे x² -1। x² -1 को तोड़ने का कोई फायदा ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। दैट विल बी द फाइनल आंसर। आया समझ में? अच्छा सुन, तेरा मैं कोई पेपर आज नहीं रखा हूँ, वैसे भी तेरा एक पेपर है अभी, ठीक है? तो तू लेकिन ना पढ़ नहीं रहा मैथ्स, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि तेरा अगर पेपर है 13 तारीख को, तो बता रहा था पेपर है, तो थोड़ा सा पुरानी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर। 3 ही चैप्टर है तेरे पास में, एक वही सेट थ्योरी है, ट्रिग्नोमेट्री है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि अभी तो हम लोग फिलहाल इसी चैप्टर में है, लेकिन जब वो वीकेंड वाला जब आएगा, जब एग्जाम से पहले, तो फिर मैं उस समय तुम पेपर लूंगा तेरा, तो उस समय तुझे अपने आप को देखना है कि तो उसको तीनों चैप्टर को तो वैसे ही करके खत्म कर दो, ठीक है? और तेरा भी पेपर कब है, ऑनलाइन वाला? हाँ ठीक है, चल तू आज पेपर दे दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चल टेक केयर।